हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर तेंजी। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? बताइए, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे अधिक अच्छी होती है? तो बताइए, गन्ना के लिए, कपास के लिए, जूट या फिर चाय के लिए? तो बताइए, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास के लिए जो है सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है और कपास को एक नगदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछेगा कपास कैसा फसल है तो कपास एक नगदी फसल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कपास से ही रुई तैयार की जाती है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि सफेद सोना किसे कहा जाता है तो सफेद सोना भी रुई को कहा जाता है या फिर कपास को कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? देखिए, धान, ज्वार, बाजरा या फिर उपयुक्त में से सभी? तो देखिए, खाद्य फसल ये सभी होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? बताइए, भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है फिर या फिर गेहूं है? बताइए, भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो देखिए, अगर पूछेगा कि भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है तो चावल है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? बताइए, गन्ना के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु है? तो बताइए, गन्ना के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो देखिए, गन्ना के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारत को गन्ने का, देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा कि गन्ने का जन्म स्थान कहाँ पे है तो भारत को ही गन्ने का जन्म स्थान माना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर देश में पूछेगा तो ब्राजील में माना जाता है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? बताइए, टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? अलकनंदा से, भगीरथी से, गंडक या फिर घाघरा से? तो बताइए, टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो देखिए, टिहरी बांध जो है ये भगीरथी नदी से पानी प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए, टिहरी बांध जो है किस राज्य में बनाया गया है? बताइए, टिहरी बांध जो है किस राज्य में बनाया गया है? तो देखिए, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है, ये भी आप उत्तराखंड राज्य में है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। बताइए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? बताइए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में, 1973 में, 1974 में या फिर 1960 में? तो देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था 1973 में, लेकिन अगर उसका डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल 1973 जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1973 को बाघ प्रोजेक्ट आया था। आप लोग इसे आप लोग याद रखेंगे। बताइए, सर्वाधिक जो है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए, भारत के सर्वाधिक बाघ जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? बताइए, भारत में सर्वाधिक बाघ जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था, 1 अप्रैल 1973। इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है, जोरहट में स्थित है, देहरादून में स्थित है या फिर बंगलौर में स्थित है? तो बताइए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये स्थित है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ पे है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ये आप लोग याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए भारत के किस राज्य में काली मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए भारत के किस राज्य में काली मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए काली मिट्टी का बात करें तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और यह जो है कपास की खेती के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट मिट्टी हो जाता है। तो ये जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखिए। लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बताइए लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो देखिए लाल मिट्टी अगर पूछेगा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है यूपी में। कहाँ पाया जाता है? यूपी में पाया जाता है। और लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बताइए किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या पेम्बीवार को? तो देखिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक जिला से। कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिला से है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बताइए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो देखिए भारत के जो है उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक उत्पादन जो है गन्ना करता है, गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? बताइए निम्नलिखित में से किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? समस्तीपुर में, दरभंगा, मधुबनी या फिर औरंगाबाद? तो बताइए कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे मखाना का उत्पादन जो है नहीं किया जाता है? तो देखिए औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता है, जबकि मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा में जो है मखाने का उत्पादन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मधुबनी जो है इसको जीआई टैग प्राप्त है। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नहर से किस नदी की सिंचाई होती है? बताइए गंगा नहर से किस नदी की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान का? तो बताइए गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो देखिए गंगा नहर से राजस्थान राज्य की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो राजस्थान राज्य की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं होता है? बताइए सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो प्रभावित नहीं होता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार? तो बताइए सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं होता है? तो देखिए सुनामी से जो है ये बिहार राज्य प्रभावित नहीं होता है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जो है सुनामी से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। लेकिन बिहार राज्य जो है सुनामी से प्रभावित नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है निम्न में से किससे है? बाढ़ नियंत्रण से है, पेयजल की सुविधा से है, दुग्ध उत्पादन से है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है? दुग्ध उत्पादन से होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट किया गया था? बताइए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट किया गया था? बताइए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1970 में। कब किया गया था? 1970 में स्टार्ट किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि वानिकी है। बताइए कृषि वानिकी क्या है?
कृषि है, कृषि पशुपालन है, कृषि वानिकी पशुपालन है या फिर वानिकी है। बताइए कृषि वानिकी क्या है। तो देखिए कृषि वानिकी जो है एक कृषि वानिकी पशुपालन है। ऑप्शन नंबर कृषि वानिकी जो है कृषि वानिकी पशुपालन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति से तात्पर्य है। बताइए नीली क्रांति से तात्पर्य क्या है। मत्स्य पालन से, अंडा उत्पादन से, नील आंदोलन से या फिर सरसों उत्पादन से। तो बताइए नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है। तो देखिए नीली क्रांति जो है इस संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। बताइए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो ये भारत है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है। बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी को, यमुना नदी को, कोसी नदी को या फिर सोन नदी को। तो बताइए बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए बिहार का शोक जो है एक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। कोचीन है, कोलकाता है, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मुंबई बंदरगाह जो है किस नदी के किनारे है। तो ये उल्लास नदी के दक्षिणी भाग का मुहाना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बताइए चिपको आंदोलन का संबंध जो है किससे है। वन की सुरक्षा से है, नशाबंदी से है, जीव संरक्षण से है, जल संरक्षण से है। तो देखिए चिपको आंदोलन का संबंध जो है ये वन की सुरक्षा से है। किससे है, वन की सुरक्षा से है। बताइए चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। बताइए चिपको आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था 1973 में। कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। और ये उत्तराखंड के चमोली जिला में, किस जिला में, उत्तराखंड के चमोली जिला से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर पूछेगा चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और यह उत्तराखंड के चमोली जिला से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या फिर सरसों का तेल। तो देखिए सरसों का तेल जो है ये पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम का उत्पादक जो है सरसों का तेल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है। बताइए भारत का मानक जो है समय किस देशांतर से तय होता है। 82.5 डिग्री पश्चिमी से, 82.5 डिग्री पूर्वी से, 82.5 डिग्री उत्तरी से, 82.5 डिग्री दक्षिणी से। तो देखिए भारत का मानक समय जो है इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय तय होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए भारत का मानक समय जो है ये कहाँ से गुजरता है। बताइए भारत का मानक समय जो है कहाँ से होकर के गुजरता है। तो देखिए भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु है। बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी है। तो देखिए भारतवासियों की औसत आयु जो है 63.8 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर पूछेगा पुरुषों की औसत आयु कितनी है तो 67.3 है, मतलब 67.3 वर्ष है। और महिलाओं के मामले में बात करें तो 69.6 वर्ष है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है? बताइए राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है? नहर एवं नलकूप है, कुआं है, तालाब है या फिर नदी है? तो बताइए राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है? तो देखिए राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन जो है नहर एवं नलकूप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहर एवं नलकूप जो है राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? बताइए डीजल इंजन का निर्माण जो है ये कहाँ पर होता है? चेन्नई में होता है, कपूरथला में होता है, चितरंजन में होता है या फिर बंगलौर में होता है? तो देखिए डीजल इंजन का निर्माण जो है ये कहाँ पे होता है? तो डीजल इंजन बनाया जाता है चितरंजन में। कहाँ पे? चितरंजन में। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये चितरंजन कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पे होता है? चितरंजन में होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ पर हैं? बताइए भारत में आधे से अधिक गन्ने मिलें कहाँ स्थापित की गई हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब या फिर राजस्थान में? तो देखिए भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गन्ना जो है सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, चेन्नई में स्थित है या फिर लखनऊ में स्थित है? तो बताइए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में, चेन्नई, कोची या फिर राजमुंदरी में? तो देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है एक कटक ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये फिलीपींस मनीला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो ये कहाँ पे है? फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और केंद्रीय चावल पूछेगा तो कटक ओडिशा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ओडिशा है, असम है, पश्चिम बंगाल है या फिर केरल है? तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य जो है ये असम है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? बताइए जिम कॉर्बेट पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल या फिर छत्तीसगढ़? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उत्तराखंड या उत्तरांचल। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा कर दिया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो जिम कॉर्बेट से पहले इसका नाम था हैरी नेशनल पार्क, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, उसके बाद फिर रामगंगा नेशनल पार्क इस समय प्रेजेंट टाइम में कर दिया गया है। और यह 1936 में जो है स्थापित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? बताइए भारत की साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? बंगलौर में स्थित है, चेन्नई में, केरल या फिर हैदराबाद में स्थित है? तो देखिए भारत की साइलेंट वैली जो है ये कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? बताइए चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, आगरा में स्थित है, औरंगाबाद या फिर हैदराबाद में स्थित है। तो देखिए चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार मीनार जो है कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बताइए तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए पन्ना जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खान के लिए, सोने की खान के लिए, चांदी के खान के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए पन्ना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए पन्ना जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए राजस्थान का खेतड़ी जो है ये किसके लिए फेमस है? बताइए राजस्थान का खेतड़ी जो है यह किसके लिए फेमस है? तो यह तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? राजस्थान का खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और चांदी के लिए कौन प्रसिद्ध है? मैक्सिको प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है? तो बताइए खरीफ या फिर इसी को अगहनी कहते हैं, इसके अंतर्गत जो है प्रधान मतलब मुख्य फसल कौन से हैं? मक्का है, गेहूं है, धान या फिर चावल है। तो देखिए खरीफ के अंतर्गत मुख्य फसल जो होता है क्या होता है? ये सभी लोग जानते होंगे, धान या फिर चावल होता है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? बताइए भारत में मानसून के आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? वायु का उच्च दाब है, वायु का निम्न दाब है, गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो बताइए भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? तो देखिए भारत में मानसून आगमन के लिए जो है ये वायु का निम्न दाब जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून के आगमन के लिए वायु की निम्न दाब जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? गिर वन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बांदीपुर है या फिर रणथंभौर है। तो देखिए हाथियों के लिए जो है ये बांदीपुर नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है हाथियों के लिए जो है सबसे फेमस नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गिर वन में जो है क्या पाए जाते हैं? गिर वन में शेर पाए जाते हैं। और यह जो है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम बदल करके रामगंगा कर दिया गया है, ये उत्तराखंड में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में है। रणथंभौर राजस्थान में है। तो ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? बताइए भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? बताइए भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में, तारापुर में। तो बताइए भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो देखिए तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारापुर में स्थापित किया गया था। और ये तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसे कब स्थापित किया गया था? 1972 ईस्वी में। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र, जो कि 1972 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? बताइए पहली आधुनिक सूती मिल जो थी ये मुंबई में स्थापित किया गया था, इसका कारण क्या था? मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इनमें से सभी। तो बताइए पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित करने का कारण क्या था? तो देखिए यह एक बंदरगाह है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ से निर्यात करना आसान रहता है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, ये भी बात सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, तो ये भी बात सही है
तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बताइए गंडक परियोजना का निर्माण जो है किस स्थान पर हुआ था? मोतिहारी में, बेतिया में, छपरा में या फिर वाल्मीकि नगर में? तो देखिए गंडक परियोजना का निर्माण जो है ये कहाँ पे हुआ था? वाल्मीकि नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडक परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो वाल्मीकि नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? बताइए नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? मणिपुर से मिलती है, सिक्किम से, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश? बताइए नेपाल की सीमा जो है भारत के किस राज्य से स्पर्श करती है? तो देखिए नेपाल की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। तो देखिए इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम जो है 5 राज्यों से स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से श्रीलंका को अलग करता है? बताइए भारत से श्रीलंका को अलग करता है, तो बताइए भारत से श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो देखिए भारत से श्रीलंका को अलग करने वाला कौन है? यह है पाक जल संधि। कौन है? पाक जल संधि है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो पाक जल संधि करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब जो हैं भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। फिर से सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? बताइए भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है या फिर तटीय मैदान है? तो बताइए भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? बताइए भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? तो देखिए भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। जो विश्व के प्राचीनतम में गोंडवाना लैंड का अंश था। क्या था? जो विश्व के प्राचीनतम में गोंडवाना लैंड का अंश था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? बताइए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 2511 मीटर, 2655 मीटर,
2695 मीटर या 2625 मीटर। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो है इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लवणी झील है? बताइए निम्न में से कौन लवणी झील है? डल झील, गोविंद सागर, वूलर या फिर सांभर। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन लवणी झील है? तो देखिए यहाँ पे लवणी झील जो है ये सांभर है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए सांभर झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए सांभर झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत के ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में अवस्थित कौन है? कौन दर्रा है? बताइए दक्षिण भारत में स्थित कौन सा दर्रा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत में स्थित दर्रा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में स्थित दर्रा जो है ये पाल घाट है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, उसके बाद सेन कोट, ये सब जो है किस जो है जगह पर हैं? इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं? बताइए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं? बताइए बागानी कृषि कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं, दीपा शिखा कृषि कहते हैं। बताइए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है झूम कृषि। ऑप्शन नंबर डी तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूम कृषि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक करता है? बताइए भारत में लौह अयस्क का आयात जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक करता है? बांग्लादेश करता है, जापान करता है, इंडोनेशिया करता है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका करता है? तो बताइए भारत से लौह अयस्क का आयात जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश करता है? तो देखिए यह लौह अयस्क का आयात करने वाला देश जो है सर्वाधिक ये जापान है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत से लौह अयस्क का आयात जो है जापान सर्वाधिक करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह अयस्क इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? बताइए भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात कंपनी, टाटा और लौह इस्पात कंपनी। तो देखिए भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो था यह क्या था? टिस्को था। टाटा लौह और इस्पात कंपनी था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुआ था 1908 में। विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात कंपनी का स्थापना हुआ था 1923 में। बोकारो स्टील सिटी की स्थापना हुआ था 1968 में। तो सबसे पहले कौन हुआ? टाटा लौह और इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर डी जो है 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, बिहार है, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश है? तो देखिए पक्की सड़क सबसे अधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? बताइए किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 1908 में, 1906 में, 1905 या फिर 1903 में? तो बताइए किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो बताइए ये दिया गया था 2005 में। कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। 7 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए टोटल जो है इसमें 50 क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग इतना अच्छे से याद रखिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।